एपिसोड 7 कियान की कार अग्निवंशी मैंशन के बाहर जब खड़ी रही तब तक कि अवी मैंशन के अंदर नहीं चली गई। अवी के अंदर आने के बाद कियान की कार रंधावा मैंशन की ओर आगे बढ़ गई। अवी के जाने के बाद कियान अपने शीट पर सिर टिकाकर अपनी कुछ पुरानी याद में खो गया। फ्लैशबैक, एक 12 साल का लड़का स्कूल के गार्डन में बैठा अपने ही सोच में गुम था। तभी वहां पर उसके ही उम्र का एक लड़का आकर बोला, आहान तुम यहाँ बैठो हो और मैं तुम्हें कब से पूरे स्कूल में ढूंढ रहा हूँ। आहान अपनी आंखें उठाकर अपने सामने बैठे लड़के को देखा जो कि और कोई नहीं कियान था। आहान के आंखों में उदासी देख कियान बोला, क्या हुआ, तो इतना उदास क्यों है, किसी ने कुछ कहा है तुझे? आहान कियान की देख अपने एक्सप्रेशन लेस फेस के साथ बोला, मेरे दादाजी बोल रहे थे कि तुम कहीं और जाने वाले हो। कियान थोड़ा सैड होकर बोला, हाँ पापा बोल रहे थे कि बिजनेस के लिए हमें दूसरे कंट्री जाना होगा, लेकिन तू टेंशन मत ले, मैं जहां भी रहूंगा तुझसे मिलने आऊंगा। फिर कुछ सोचकर बोला, कल संडे है ना? आहान, हाँ। कियान खुश होकर, ठीक है तो कल मैं तेरे घर पर आऊंगा तुझे लेने, फिर वहां से हम कहीं घूमने चलेंगे। मैं अंश और देवांश को भी बोल दूंगा। आहान को भी ये आइडिया अच्छा लगा इसलिए वो हाँ बोल दिया। नेक्स्ट डे कियान अग्निवंशी मैंशन आया। वो अंदर जा ही रहा था, तभी उनके पैर के पास एक टीडी आ गया। कियान जैसे ही उसको उठाने के लिए झुका, उससे पहले एक छोटे हाथ ने उसे उठा लिया। कियान जब अपने सामने देख तो उसको एक 4 साल की बच्ची देखी जिसने एक व्हाइट रैबिट वाली ड्रेस के साथ उसने अपने सिर पर एक रैबिट वाली कैप पहनी थी। वो दिखने में बिल्कुल किसी लिटिल रैबिट लग रही थी। वो लड़की आकर उस टीडी को उठकर कियान से बोली, मेरा है ये, बोल उस टीडी को हक कर टुकुर टुकुर कियान को देखने लगी। कियान तो बस उस क्यूट बच्ची को देखता ही रह गया। कियान कभी किसी लड़की से बात नहीं करता था, लेकिन इस बच्ची के पास होने पर उसको काफी अच्छा महसूस होता है। कियान अपने घुटनों के बल बैठ उस लड़की के सिर को प्यार से सहलाते हुए बोला, HYYY, लिटिल रैबिट तुम्हारा नाम क्या है? लड़की मासूमियत से कियान को देखने लगी, फिर थोड़ी देर बाद प्यारी सी स्माइल कर बोली, माय नेम इज क्यूट अवी। कियान के फेस पर भी उस लड़की को देख स्माइल आ गया। तभी वहां आहान आकर कियान से बोला, तुम कब आए? आहान की आवाज सुन कियान खड़ा होकर बोला, बस कुछ देर पहले। फिर वो अवी की तरफ इशारा कर आहान से पूछा, ये लिटिल गर्ल कौन है? आहान प्यार से अवी का सिर सहलाते हुए बोला, मेरी प्रिंसेस है। फिर आहान अवी को अंदर जाने को बोला तो अवी आहान को बाय बोलकर चली गई। कियान थोड़ा कंफ्यूज हुआ आहान की बात सुनकर, क्योंकि उसको जहां तक पता था आहान की कोई बहन नहीं थी। कियान को कंफ्यूज देख आहान बोला, वो मेरे चाचा की बेटी है जो कि कुछ दिन पहले ही इंडिया आए हैं। अंकल किसी प्रोजेक्ट के कारण आउट ऑफ कंट्री थे, प्रिंसेस भी उनके पास ही थी। कियान भी आहान की बात समझ गया। कियान बाहर निकलने से पहले हॉल में देखा जहां अवी आयु के साथ खेल रही थी। अवी को देख कियान आहान के साथ मैंशन के बाहर चला गया। फ्लैशबैक एंड कियान जब अपनी आंखें खोला तो उसमें कुछ अलग ही इमोशन था। कियान खुद से बोला, लिटिल रैबिट तुम अब भी वैसी ही हो जैसी कि मैं तुम्हें छोड़कर गया था। जब मैं तुम्हारे पास नहीं था तब भी तुम मेरी थी और आज भी तुम मेरी हो। फिर किसी सनकी इंसान की तरह बोला, यू आर ओनली माइन लिटिल रैबिट, आई एम योर मॉन्स्टर वैम्पायर। कियान की आंखों में अवी के लिए एक पागलपन था। कियान, तुम्हारे लिए मैं किसी की जान भी ले सकता हूं। अगर कोई तुम्हारे करीब आया तो उसका भी वही हाल होगा जो पहले हुआ है। अब कियान ऐसा क्यों बोला ये तो आपको आगे भी पता चलेंगे। अवी के लिए कियान का पागलपन किस हद तक जाएगा। अग्निवंशी मैंशन। अवी को मैंशन आते हुए 9:30 बज गए थे। ईशा, आयु, माया जी और प्रिया जी अवी का हॉल में बैठी इंतजार कर रही थी। अवी दौड़ती हुई मैंशन के अंदर आए, लेकिन सबको अपना इंतजार करता देख खुद को शांत कर बोली, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? माया जी, बच्चा आप ठीक हो ना, इतना टाइम कैसे लग गया आपको? अवी माया जी को हक कर बोली, मम्मा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप टेंशन मत लो, वो कार में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी इसलिए थोड़ा लेट हो गया। प्रिया जी अवी से, बच्चा आप फ्रेश होकर आओ, तब तक मैं आपका डिनर लगवाती हूँ। अवी प्रिया जी को रोकते हुए बोली, बड़ी माँ मैं डिनर चुकी हूँ, अब मैं थोड़ा आराम करना चाहती हूँ, बहुत थक गई हूँ। अवी की बात सुन प्रिया जी बोली, आप जाकर रेस्ट करो। वही ईशा और आयु भी अवी से कल बात करने का बोल अपने रूम में चले गए। माया और प्रिया जी भी अपने रूम में चली गई। अवी का रूम। अवी अपना नाइट सूट पहनकर अपने बेड पर आकर लेट गई। वो सोने के लिए जैसे ही अपनी आंखें बंद की उसे कियान का उसे किस करना और उसका वो वैम्पायर वाला फेस याद आने लगा। अवी डर के मारे उठकर बैठ गई, फिर खुद से बोली,
अब मैं क्या करूंगी अगर वो वैम्पायर सच में मुझे मार दिया तो? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। फिर थोड़ी देर सोचकर, वो वैम्पायर तो कियारा दी का भाई है, तो क्या कियारा दी भी वैम्पायर है? नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता है कि कियारा दी वैम्पायर होंगी। वो तो कितनी अच्छी है। एक काम करती हूँ, अभी सो जाती हूँ, कल सुबह मैं क्यूटी और आयु भाई से बात करूंगी। बोल अपनी आंखें बंद कर सोने की कोशिश करने लगी। कुछ देर में उसको नींद भी आ गई। नेक्स्ट डे, आज संडे था, इसलिए आहान भी घर पर था, लेकिन उसको एक इम्पोर्टेंट मीटिंग करना था, इसलिए वो मॉर्निंग से अपने स्टडी रूम में बैठा काम कर रहा था। वही हमारे अवी, आयु और ईशा हॉल में बैठे अपनी आंखें फाड़े आसपास देख रहे थे। मेंशन में साफ सफाई चल रही थी। प्रिया जी, माया जी सर्वेंट को इंस्ट्रक्शन दे रही थी। दादाजी हॉल में आकर बैठे तभी उनकी नजर तीनों पर गई। वह अपनी भारी आवाज में बोले, तुम तीनों को क्या हुआ? किस सोच में गुम हो? अवी, दादू, आज सबको क्या हुआ है? सुबह से ही सब काम में लगे हैं। अवी की बात सुन दादाजी खुश होकर बोले, आज हमारे घर कुछ इंपॉर्टेंट गेस्ट आने वाले हैं। आयु थोड़ा एक्साइटेड होकर, कौन आने वाले हैं दादाजी? दादाजी, मेरा एक पुराना दोस्त और उसकी पूरी फैमिली आने वाली है, इसलिए आप लोग भी रेडी हो जाना। वो लोग शाम में आ जाएंगे, हम आप लोग को उनसे मिलवाएंगे। वही दादाजी बात सुन तीनों एक्साइटेड हो गए। ईशा तो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड थी, क्योंकि वो आज पहली बार किसी गेस्ट से मिलेगी। आज पहली बार फैमिली के अलावा किसी और से मिलेगी। सब बातें कर रहे थे तभी अवी को याद आया कि कल की बात तो वह ईशा और आयु को बताई ही नहीं, इसलिए वह दोनों को अपने रूम में चलने का बोलती है। वही बात उन दोनों को भी करना था, इसलिए तीनों अवी के रूम में चले गए। अवी का रूम, अवी अपने रूम में आकर ईशा और आयु को कल की सारी बात बता दी, सिवाय किसको छोड़कर। वही अवी की पूरी बात सुन ईशा और आयु तो आंखें फाड़े उसे ही देखने लगे। फिर थोड़ी देर बाद आयु जोर जोर से अपने पेट पकड़कर हंसने लगा। थोड़ी देर बाद खुद को कंट्रोल करते बोला, वैम्पायर रियली? तुम्हारे सच में लगता है कि आज के टाइम में भी वैम्पायर होते हैं? और तो और तुमने उसको देखा, वो भी खून पीते हुए? बोल फिर से हंसने लगा। वही अवी आयु की बात सुन गुस्से में उसे घूरने लगी। फिर गुस्से से बोली, अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप जाओ यहाँ से, मुझे आपकी हेल्प नहीं चाहिए। तभी अवी और आयु को ईशा को आवाज सुनाई दी। ईशा बड़े ही मासूमियत से आयु से बोली, भाई अवी सच बोल रही है, देखो आप, मैं तो इंटरनेट पर भी देखी हूँ, वैम्पायर होते हैं। फिर वो अवी को हक कर बोली, हमने जो वेब सीरीज देखा था उसमें भी तो वैम्पायर उस लड़की को मार देते हैं ना, तो क्या वो वैम्पायर तुम्हें भी मार देगा? अवी और ईशा एक दूसरे को गले लगा ली। आयु तो दोनों को ऐसे देख रहा था जैसे किसी पागल को देख रहा हो। कुछ सोचने के बाद ईशा खुश होते हुए अवी से बोली, अवी मेरे पास एक आइडिया है, जिससे तुम वैम्पायर से बच जाओगी और सबको बेलाइव भी हो जाएगा कि वैम्पायर होते हैं। अवी खुश होते हुए, जल्दी बताओ क्या आइडिया है तुम्हारे पास क्यूटी? ईशा एक्साइटेड होकर, क्यों ना हम इंटरनेट पर देखें कि वैम्पायर को किस चीज से प्रॉब्लम होता है, हम वही यूज कर उस वैम्पायर का सच सबके सामने लाएंगे। अवी, तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो। फिर दोनों देखने लगे वैम्पायर की क्या कमजोरी होती है। अवी थोड़ी देर पढ़ने के बाद बोली, क्यूटी वैम्पायर को सिल्वर से प्रॉब्लम होता है तो हम सिल्वर अपने पास रखेंगे। ईशा भी अवी के हाँ में हाँ मिला दी। ऐसे भी वो दोनों एक लंबी प्लानिंग करती है। आयु तो बस अपने सिर पर हाथ रखे दोनों पागल को देख रहा था। थोड़ी देर बाद बातें करते हुए अवी और ईशा दोनों ही अवी के रूम में सो गई। आयु भी वही सोफे पर ही सो गया। आहान स्टडी रूम से काम खत्म कर अपने रूम में आया तो देखा ईशा रूम में नहीं है। वो समझ गया उसकी एंजल जरूर अवी या आयु के रूम में होंगी। आहान जैसे ही अवी के रूम में आया, उसकी नजर बेड पर गई जहां ईशा अवी को हग किए सोई थी। ईशा को किसी और को ऐसे हग करता देख आहान की आंखें लाल हो गईं, उसे जलन होने लगी। आहान तेज कदमों से बेड के पास आकर ईशा को अपने बाहों में उठा लिया। फिर एक नजर अवी को देख अच्छे से उसको कंबल ओढ़ाकर वहां से अपने रूम में चला गया। आहान अपने रूम में आकर ईशा को आराम से बेड और सुला दिया। सुलाने के बाद ईशा के सिर के पास बैठ सनक भरे लहजे में बोला, वाइफी मैं तुम्हारे करीब किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। यू आर ओनली माइन एंजल, आई कांट शेयर यू बिटवीन एनीवन। 2 घंटे बाद ईशा की जब नींद खुली तो 1 बज रहे थे। आहान सोफे पर बैठा अपना काम कर रहा था। ईशा को उठा देख आहान बोला, एंजल तुमने अभी तक लंच नहीं किया है, फ्रेश हो जाओ, मैं लंच रूम में मंगवाता हूँ। ईशा भी आहान की बात मान बेड से उठकर बाथरूम चली गई। ऐसे ही दिन निकल गया और शाम हो गई। शाम का वक्त, अग्निवंशी मैंशन के बाहर कुछ कार आकर रुकी।
पहली कार से हर्षवर्धन रंधावा और उनकी पत्नी सीता रंधावा बाहर निकले। दूसरी कार से हर्षित रंधावा और मिशा रंधावा निकले। वहीं तीसरा कार से कियान और कियारा निकले। पूरी अग्निवंशी फैमिली रंधावा फैमिली के वेलकम के लिए गेट पर खड़ी थी। तुलसी अग्निवंशी, आहान की दादी, सबकी आरती करती है। आरती होने के बाद रणविजय जी हर्षवर्धन जी को गले लगाकर बोले, आज तुझसे इतने सालों के बाद मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैं बता नहीं सकता हूं मैं कितना खुश हूं। अरविंद जी भी हर्षित को गले लगते हैं क्योंकि वो दोनों ही कॉलेज टाइम के दोस्त थे। प्रिया जी और मिशा जी भी एक दूसरे से मिली। सबको गेट पर बातें करता देख प्रवीण जी स्माइल करते हुए बोले, आप लोग अपनी सारी बातें यही करेंगे, आप सब अंदर चलिए। प्रवीण जी बात सुन सब होश में आए, फिर हंसते हुए अंदर हॉल में चले गए। हॉल में बैठ सभी एक दूसरे से फिर से बातें करने लगे। सर्वेंट सबके लिए पानी और नाश्ता लाते हैं। मिशा जी बोली, प्रिया बच्चे कहाँ है, कोई दिख नहीं रहे हैं। तभी उन्हें आयु और विक्की आते हुआ दिखते हैं जो कि खुद में ही कुछ बात कर रहे थे। प्रिया जी आयु से, आयु बेटा, अभी वेदांत, आहान और ईशा कहाँ है। आयु प्रिया जी की बात सुन उनसे बोला, मॉम वो सब आ रहे हैं। कियान तो जब से आया था तब से ही उसकी नजरें सिर्फ अवी को ढूंढ रही थी। कियारा भी अवी और ईशा को ही ढूंढ रही थी क्योंकि वो दोनों को यहाँ आकर सरप्राइज देना चाहती थी। हर्षवर्धन जी रणविजय जी से हंसते हुए बोले, तुम तो मुझसे किसी से मिलवाने का बोल रहे थे, कहाँ है वह। रणविजय जी, वो आती ही होंगी, वो बहुत ही प्यारी बच्ची है। आहान का रूम ईशा रेडी होकर रूम से जाने के पहले आहान से बोली, आंसू मैं कैसी लग रही हूँ। आहान ईशा को ऊपर से नीचे तक देख। ईशा ने इस वक्त पिंक कलर का नी लेंथ फ्रॉक के साथ अपने बालों को खुला छोड़ उसमें क्लिप लगाई थी। लिप पर सिर्फ लिप बाम, इतने में ही वह बाबी डॉल प्रिंसेस जैसी लग रही थी। आहान ईशा के फरहेड पर किस कर बोला, मेरी एंजल वर्ल्ड की सबसे ब्यूटीफुल और क्यूट गर्ल लग रही है। आहान से तारीफ सुन ईशा के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। आहान ईशा से बोला, एंजल आपको नीचे जाकर कुछ भी अजीब फील हो तो आप मेरे पास आ जाना। ईशा आहान की बात मान रूम से निकल अवी के रूम में चली गई। आहान ईशा के जाने के बाद अपने मन में बोला, एंजल जनता हूँ, तुम ठीक हो रही हो, तुम्हारी यादें भी वापस आ जाएगी कुछ दिनों में, बस आज खुद को तुम संभाल लेना। आहान फिर खुद भी बाहर चला गया। आहान के दिमाग में कुछ तो चल रहा था। आहान नीचे आकर कियान से मिला। कियान आहान से, मुझे बात करनी है तुमसे अकेले में। आहान, तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब शायद आज ही मिल जाए। तभी वहां अंश और देवांश आ गए। अंश वहां आकर आहान से बोला, तू सच में ये करना चाहता है, तुझे पता है ना इसका अंजाम क्या होगा, उसकी हालत कैसी है। आहान सीरियस होकर, आज नहीं तो कल एंजल को सामना करना होगा, और तू भी जनता में ये क्यों कर रहा हूँ। वही कियान अंश और आहान की बात सुन चिढ़ते हुए बोला, तुम दोनों क्या बात कर रहे हो। फिर आहान से, तू मुझे मेरे सवालों का जवाब देगा। अभी सब बातें ही कर रहे थे तभी उसे किसी की प्यारी हंसी की आवाज आई। अवी और ईशा जो सीढ़ियों से उतर रहे थे, दोनों आपस में बात करते हुए आ रहे थे। दोनों जैसे ही नीचे आए अवी की नजर कियान पर गई जो कि उसे ही देख रहा था। कियान को देख अवी जोर से चिल्लाई, क्यूटी भागो वैम्पायर आ गया। वही ईशा भी कियान को देख सेम रिएक्शन दी। दोनों जोर जोर से चिल्लाते हुए जाकर सीढ़ियों के पीछे छिप गई। वही अवी और ईशा की आवाज सुन दोनों फैमिली के लोग वही आकर खड़ी हो गए। सब कंफ्यूज थे कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन यहाँ 3 लोगों को समझ आ गया कि यहाँ हो क्या रहा है। आयु, कियान और विक्की को आयु सब कुछ बता दिया था। आहान दोनों को ऐसे करता देख अपनी भारी आवाज में बोला, तुम दोनों वहां क्या कर रही हो, बाहर निकालो। तभी उन्हें ईशा की आवाज आए, आंसू हम बाहर नहीं आएंगे, बाहर वैम्पायर है जो कि हमें मार देगा। मैं तो बोलती हूँ आप और भाई भी यही आ जाओ, नहीं तो वो वैम्पायर आपको भी मार देगा। अभी डरते हुए, हाँ भाई क्यूटी सच बोल रही है, वैम्पायर है बाहर जो हमें खा जाएगा। ईशा और अवी की बात सुन आयु और विक्की अपने पेट पकड़कर हंसने लगे। कियान तो गुस्से में आयु को घूरने लगा तो वो चुप हो गया। अंश आयु से कंफ्यूज होकर पूछा, क्या हुआ दोनों को, और ये दोनों वैम्पायर किसे बोल रहे हैं। आयु सबको अवी का वैम्पायर देखने से लेकर ईशा और अवी की प्लानिंग भी बता दिए। जैसे ही सबको सारी बात पता चली सब कियान को देखने लगे, फिर थोड़ी देर में जोर जोर से हंसने लगे। कियारा हंसते हुए, भाई आप वैम्पायर कब बने, हमें तो पता ही नहीं चला। आयु की सारी बात सुन आहान के फेस पर भी एक छोटी सी स्माइल आ गई जो किसी को दिखती उससे पहले आहान छिपा लिया। अवी और ईशा दोनों सीढ़ियों के नीचे बैठ आपस में बात कर रहे थे। ईशा अवी से परेशान होकर बोली,
अगर वैम्पायर हमें और हमारे फैमिली को मार दिया तो हम क्या करेंगे? अभी नहीं नहीं क्यूटी, ऐसा नहीं हो सकता है। फिर अभी अपने हाथों से ब्रासलेट निकल ईशा को देते हुए बोली, क्यूटी ये सिल्वर का ब्रासलेट है, इससे तो पक्का वैम्पायर भाग जाएगा। तुम ये पहन लो, फिर हम दोनों मिलकर कुछ सोचते हैं। वो दोनों इतनी जोर से बात कर रहे थे कि उसकी आवाज सबको आ रही थी। उनकी बातें सुन सब अपना मुंह दबाकर हंस रहे थे, वही कियान तो गुस्से से पागल हो रहा था। अंश कियान का मजाक उड़ाते हुए बोला, यार दोस्ती में क्या कोई सीक्रेट होता है? तूने हम लोग से इतनी बड़ी बात छुपाई कि तू एक वैम्पायर है। अंश की बात पर देवांश भी हंसने लगा, वही कियान गुस्से में बस दोनों को घूरने लगा। अवी और ईशा बात कर रहे थे, तभी वहां कियारा आकर बोली, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? कियारा को अपने पास देख अवी और ईशा दोनों एक दूसरे को हग कर कियारा से दूर हो गई। कियारा को देख दोनों को यही लगा कि कियारा भी कियान की तरह वैम्पायर है। ईशा डरते हुए, कियारा दी, क्या आप भी भाइयों की तरह वैम्पायर हो? आप भी हमारा खून पीने आए हो? कियारा शॉक होकर, व्हाट, क्या बोल रही हो तुम दोनों? मैं कोई वैम्पायर नहीं हूँ। चलो अब निकलो यहाँ से दोनों। कियारा जैसे ही दोनों को छूने गई, दोनों चिल्लाते हुए वहां से निकलकर बाहर भागी। आहान को देख ईशा आहान के गले लग बोली, आंसू बचाओ बचाओ हमें, नहीं तो आज हमें वैम्पायर खा जाएगा। बोल किसी ऑक्टोपस की तरह आहान से लिपट गई। अभी जाकर प्रवीण जी के गले लग बोली, पापा अपनी प्यारी बेटी को बचाओ, नहीं तो हम आज एक वैम्पायर का डिनर बन जाएंगे। पूरी फैमिली तो दोनों की ऐसी हरकत देख शॉक थी। कोई कैसे किसी जिंदा इंसान को वैम्पायर समझ सकता है? थोड़ी देर बाद सब हॉल के सोफे पर बैठे थे। वही आहान के सामने ईशा और अवी एक दूसरे के हाथ पकड़े खड़े अपने सामने कियान को डर से देख रहे थे। आहान बस दोनों घूर रहा था। आहान सीरियस फेस के साथ, तुम दोनों को किसने बोला कि कियान एक वैम्पायर है? ईशा मासूमियत से बोली, आंसू हमने मूवी में देखा है कि वैम्पायर रात को इंसान का खून पीते हैं। फिर कियान की तरफ इशारा कर बोली, और अवी ने इन्हें खून पीते हुए देखा है, मतलब भाइयों एक वैम्पायर है, अब ये हमारा खून पिएंगे। ईशा के मुंह से खुद के लिए वैम्पायर सुन कियान अवी को घूर कर देखने लगा। कियान अपने मन में बोला, लिटिल रैबिट, मैं तो तुम्हें बाद में बताऊं कि वैम्पायर क्या होते हैं। अवी की नजर जैसे ही कियान की नजर से मिली, वो डर कर ईशा को पकड़ ली। आहान ईशा और अवी को समझाते हुए बोला, कियान वैम्पायर नहीं है, वो बस उस आदमी की हेल्प कर रहा था क्योंकि उस आदमी को चोट लगी थी। अवी कियान की तरफ इशारा कर बोली आहान से, भाई तो क्या ये वैम्पायर नहीं है? लेकिन मैंने तो नॉवल में पढ़ा था कि वैम्पायर इंसान का खून पीते हैं। आहान, नहीं, ये बिल्कुल हम लोग जैसे नॉर्मल इंसान है, और वैम्पायर जैसा कुछ नहीं होता है। और के बाद तुम दोनों ना ही ऐसी कोई नॉवल पढ़ोगी ना ही मूवी देखोगी। आहान की बात सुन दोनों हाँ में सिर हिला दिए। फिर ईशा और अवी एक दूसरे को हक कर खुशी से चिल्लाते हुए बोली, वाह, हम लोग बच गए, अब वैम्पायर हमें नहीं खाएगा। थोड़ी देर बाद ईशा अवी से अलग होकर कियान के गले लग गई। ईशा को खुद से गले लगा देख पहले कियान थोड़ा शॉक हुआ। कियान ईशा को हग बैक किया, उसके आंखें नम आ गई। कियान को ईशा का खुद से आकर गले लगाना बहुत अच्छा लग रहा था। वही हर्षित जी, मिशा जी, सीता जी और हर्षवर्धन जी तो बस कब से ईशा को देख रहे थे। ईशा को देख पता नहीं क्यों लेकिन उनकी आंखों नम छा गई। ईशा कियान से अलग होकर बोली, सॉरी भाइयों, हमने आपको वैम्पायर समझ लिया, लेकिन सच्ची में हमने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। कियान स्माइल करते हुए ईशा के गालों पर हाथ रख बोला, कोई बात नहीं, आप तो हमारी लिटिल प्रिंसेस होना। ईशा हाँ में सिर हिला दी। ईशा का ध्यान अब तक रंधावा फैमिली पर नहीं गया था। आहान अंश को कुछ इशारा कर ईशा के पास जाकर उसको अपनी तरफ कर बोला, एंजल आपको आपके भाइयों के फैमिली से मिलाना है, वो भी यहाँ है। ईशा एक्साइटेड होकर बोली, वाह, भाइयों की फैमिली, मतलब मुझे एक और मम्मा पापा मिलेंगे, साथ में चॉकलेट भी मिलेगी। कियान ईशा से, हाँ प्रिंसेस, आपको बहुत सारी चॉकलेट मिलेगी। ईशा अपने सिर पर हाथ मारकर बोली, ओह, तो आप लोग मुझे जल्दी मिलाओ ना। कियान ध्यान से आहान को देखने लगा। उसको समझ नहीं आ रहा था आहान आखिर करना क्या चाहता है। आहान अचानक से ईशा को क्यों रंधावा फैमिली से मिलवा रहा है? आहान ईशा को रंधावा फैमिली के पास लेकर आया। ईशा जो थोड़ी देर पहले खुश ही, अचानक से उसका फेस शांत हो गया। ईशा के फेस पर उनको देख कोई एक्सप्रेशन नहीं था, लेकिन कुछ मिनट बाद उसको कुछ धुंधली तस्वीर दिखने लगी, जिसमें एक 3 साल की बच्ची अपने नन्हे नन्हे कदमों से हंसते हुए भाग रही थी। वही उसके पीछे एक 60 साल का आदमी भागते हुए बोल रहे थे, लिटिल प्रिंसेस,
गिर जाओगी, रुक जाओ बच्चा। वही वहां खड़े दो औरत जिनकी उम्र 35 और 55 साल होंगी, वो उसका नाम पुकार रहे थे, लिटिल बेबी। ऐसे ही ईशा की आंखें के सामने तस्वीर आने लगी और उसके सिर में दर्द होने लगा। अचानक से ईशा जोर से चिल्लाते हुए अपना सिर पकड़ घुटने के बल बैठ गई। ईशा दर्द में रोते हुए बोली, आंसू, दर्द हो रहा है। उसका दर्द धीरे धीरे बढ़ने लगा, वो पैनिक करने लगी। वही ईशा की ऐसी हालत देख कियान परेशान होकर ईशा के पास आकर बोला, आपको क्या हुआ प्रिंसेस? आहान और अंश अपने सीरियस फेस के साथ ईशा को देख रहे थे। कियान गुस्से में आहान से बोला, तुम कुछ कर क्यों नहीं रहे हो आहान, उसको दर्द हो रहा है। थोड़ी देर में जब ईशा की चीखें बढ़ने लगी तो आहान जल्दी से ईशा को अपने बाहों में भरकर अंश को कुछ इशारा किया। अंश आहान का इशारा समझकर ईशा को एक इंजेक्शन लगाया। थोड़ी देर बाद वहां बिल्कुल शांति छा गई। ईशा आहान की बाहों में बेहोश हो गई। अंश आहान से, डॉल को 1-2 घंटे बाद होश आ जाएगा, वो नॉर्मल हो जाएगी। आहान ईशा को अपने गोद में उठाकर रूम में ले जाने लगा। आहान के जाने के बाद सबकी नजर अंश पर गई। अरविंद जी, अंश, ईशा को क्या हुआ है? उसका ट्रीटमेंट तो कंप्लीट हो गया था ना, फिर वो ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही थी? अरविंद जी की बात सुन अंश बोला, अंकल आहान को आने दीजिए, फिर हम बात करते हैं। अंश की बात सुन सब वापस सोफे पर बैठ आहान का इंतजार करने लगे। आहान ईशा को अपने में सुलाकर वापस हॉल में आता है। नीचे हॉल में पूरी अग्निवंशी और रंधावा फैमिली आहान के आने का इंतजार कर रहे थे। आहान को हॉल में आता देख कियान परेशानी भरे लहजे उससे पूछा, लिटिल प्रिंसेस कैसी है? आहान, वो ठीक है, अभी आराम कर रही है। आहान का जवाब सुन सबने राहत की सांस ली। वही कियान के मुंह से ईशा के लिए लिटिल प्रिंसेस सुन रंधावा फैमिली हैरान थी, क्योंकि वो जानते थे कियान किसको लिटिल प्रिंसेस कहते थे। अपनी फैमिली को हैरान देख कियान स्माइल करते हुए बोला, हमारा इंतजार अब खत्म होने वाला है। अरविंद जी आहान से अपने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ पूछे, आहान ये सब क्या हो रहा है? ईशा अचानक से पैनिक क्यों करने लगी? वो तो ठीक हो गई थी ना? आहान एक सिंगल सोफे पर बैठ बोला, आपको सबको नहीं जानना है। एंजल कौन है? उसकी पहचान क्या है? उसकी फैमिली कौन है? आहान की बात सुन अग्निवंशी फैमिली थोड़ी हैरान हुई। उन लोग को भी ज्यादा कुछ नहीं पता था ईशा के बारे में और उन लोगों ने पूछा भी नहीं क्योंकि उस समय ईशा की हालत ठीक नहीं थी। आहान एक नजर अग्निवंशी फैमिली को देखा, फिर रंधावा फैमिली को देख जो कि उसे ही देख रहे थे। जहां अग्निवंशी फैमिली के मेंबर के फेस पर कंफ्यूज था, वही रंधावा फैमिली के आंखों में उम्मीद। आहान अपनी गहरी आवाज में बोला, एंजल एशिया के मशहूर बिजनेसमैन अधीर माहेश्वरी और अंतरा माहेश्वरी की एकलौती बेटी है, साथ ही वह माहेश्वरी खानदान की प्रिंसेस ईशानी माहेश्वरी है। ईशा की पहचान जान अग्निवंशी फैमिली हैरान हुए। वही हर्षवर्धन जी, सीता जी, हर्षित जी, मिशा जी, साथ में कियान और कियारा के आंखों से आंसू बहने लगे। आज उन लोगों के दिल को एक सुकून मिला। वो लोग भी ईशा को काफी समय से ढूंढ रहे थे, लेकिन उन लोग को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। आहान की बात सुन हर्षवर्धन जी अपने भराए गले से सीता जी से बोले, सीता, हमारी बच्ची जिंदा है, हमारे अंतरा और अधीर की निशानी जिंदा है। कियान खुशी होकर मिशा जी के गले लग बोला, माँ, मैं आपको हमेशा बोलता था ना, मेरी लिटिल प्रिंसेस जिंदा है। हर्षित जी खुद को संभालकर आहान से पूछे, आपको वह कहाँ मिली? हमने उनको लगभग पूरी दुनिया में ढूंढा लेकिन हमें कुछ भी पता नहीं चला। आहान सबको अपने एक्सप्रेशन लेस फेस के साथ देख रहा था। अरविंद जी आहान से, लेकिन हमने तो न्यूज में सुना था ईशानी की मौत उसके माता पिता के साथ हो गई थी, तो ईशा इतने सालों तक कहाँ थी? हमने भी पता करवाया था लेकिन हमें भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। पुलिस ने यही बताया कि जहां एक्सीडेंट हुआ वहां गहरी खाई और जंगल था। अरविंद जी का सवाल सुन सब आहान को देखने लगे। सबको जानना था कि ईशा आहान को कहाँ और कैसे मिली। आहान, 1 साल पहले एंजल मुझे जख्मी हालत में मिली थी। हॉस्पिटल ले जाने पर उसकी जान बच गई लेकिन वो कोमा में चली गई थी। उस समय एंजल की हालत क्रिटिकल थी। हमारे 1 साल तक कोशिश करने के बाद भी ईशा की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। 1 साल बाद जब एंजल को होश आया तो हमें उसका नाम पता चला। एंजल के नाम जाने के बाद हमें कुछ समय बाद हमें एंजल की रियल पहचान पता चली। आहान की बात सुन कियान सीरियस होकर पूछा, क्या तुम्हें पता चला ईशा के साथ क्या हुआ था? वो इतने सालों तक कहाँ थी? कियान का सवाल सबकी नजर आहान पर गई। आहान, पिछले 10 साल से एंजल महेश माहेश्वरी के कैद में थी। महेश माहेश्वरी ने ही दुनिया के नजरों में ईशानी माहेश्वरी को मारा हुआ साबित किया था।
ताकि उस पर किसी को शक ना हो। हर्षवर्धन जी गुस्से में बोले, मैं उस महेश माहेश्वरी को छोड़ूंगा नहीं, उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारी प्रिंसेस को कैद करने की। हर्षित जी गुस्से में, मैं महेश माहेश्वरी के पूरे खानदान को बर्बाद कर दूंगा, उनको इतना दर्द दूंगा कि वो मौत के लिए तड़पेंगे। अरविंद जी, लेकिन आहान ईशा को कुछ याद क्यों नहीं है? क्या एक्सीडेंट होने के कारण उसकी याददाश्त चली गई थी? अरविंद जी का सवाल सुन आहान की हाथों की मुठ्ठियां बंध गई और आंखें लाल हो गया। वही हाल अंश और देवांश का थी। उनको ईशा का दर्द याद आने लगा। कियान आहान, अंश और देवांश का रिएक्शन देख इतना तो समझ गया कि बहुत कुछ ऐसा है जो कि उसे अभी तक पता नहीं है। अरविंद जी का सवाल सुन आहान को कुछ ना बोलता देख अंश बोला, 10 साल पहले डॉल का जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें उसके सिर में गहरी चोट आई थी, लेकिन सही ट्रीटमेंट नहीं मिलने के कारण वह अपनी यादें भूल गई। फिर थोड़ी देर रुककर बोला, उसके बाद ड्रग और इलेक्ट्रिक शॉक की हेल्प से उसकी मेमोरी को खत्म कर दिया गया। अंश और आहान की बातें सुन कियान की आंखें गुस्से में लाल हो गई, उसके हाथों की मुठ्ठियां बंध गई। कियान मन में खुद से वादा किया कि वो अपनी प्रिंसेस को दर्द देने वाले को नहीं छोड़ेगा। सीता जी रोते हुए, कितना कुछ सही होंगी, हमारी बच्ची इतने सालों में, उस जलाद को हमारी फूल जैसी बच्ची पर दया नहीं आई। हर्षवर्धन जी, सब हमारी गलती है, हमने क्यों उस समय पुलिस की बात मान ली? हमें अपनी प्रिंसेस को ढूंढना चाहिए था, उस समय हमारी प्रिंसेस को हमारी जरूरत थी। रणविजय जी हर्षवर्धन जी को शांत करवाने लगे। वहां सब अपने सोच में गुम थे। तभी उन्हें किसी की प्यारी आवाज गई। ईशा जिसकी नींद खुली तो वो खुद को रूम में पाए। तभी उसे याद आया कि आज तो गेस्ट आने वाले हैं, इसलिए ईशा नीचे आने लगी। ईशा सीढ़ियों अपनी आंखें मसलते हुए नीचे आते हुए बोली, आंसू आप बहुत गंदे हो, मुझे मिठाई और चॉकलेट ना देना पड़े इसलिए आपने ने मुझे उठाया ही नहीं। ईशा की प्यारी सी शिकायत सुन सबके फेस पर हल्की स्माइल आ गई। आहान ईशा के पास जाकर उसको हक कर बोला, एंजल आप ठीक हो ना? आपको कहीं दर्द हो रहा है? ईशा मासूमियत से, आंसू मुझे सिर में थोड़ा दर्द हो रहा है। फिर आहान को एक नजर देखकर बोली, लेकिन मैं आपसे गुस्सा हूँ, मैं चॉकलेट और मिठाई ना खा सकूं इसलिए आपने मुझे उठाया ही नहीं। ईशा की बात सुन आहान अंश को देखने लगा तो अंश आहान और सबको शांत रहने का बोल ईशा के पास जाकर बोला, एंजल आप अब तक कहाँ थी? मैं तो आपका कब से वेट कर रहा हूँ। ईशा अंश की आवाज सुन खुशी से उसको गले लगाकर बोली, भाई आप कब आए? क्या आप मेरे लिए चॉकलेट लाए हो? ईशा का सवाल सुन अंश का मुंह बन गया क्योंकि वो कुछ नहीं लाया था। तभी वहां देवांश आकर ईशा से बोला, प्रिंसेस आपके अंश भाई कंजूस है लेकिन आपके देवांश भाई आपके लिए चॉकलेट जरूर लाए हैं। बोल ईशा के हाथों में एक बॉक्स दिया। बॉक्स देख ईशा खुशी से कूदने लगी। तभी उसकी नजर हॉल में गई जहां पूरी फैमिली उसे ही देख रही थी। अचानक से उसकी नजर कियान और कियारा पर गई। ईशा की नजर जैसे ही कियान और कियारा पर गई वह हैरानी से उन्हें देखने लगी। तभी उसकी नजर हर्षित जी, मिशा जी, सीता जी और हर्षवर्धन जी पर पड़ी जो उसे ही अपनी नम आंखों से देख रहे थे। ईशा सबको खुद की तरफ देखता पाकर आहान के हाथों को पकड़ ली। ईशा हैरान होकर खुद से बोली, कियारा दी, भाइयों यहाँ क्या कर रहे हैं? फिर ईशा आहान से पूछी, आंसू सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या हम अच्छे नहीं लग रहे हैं? लेकिन आपने तो बोला था कि हम अच्छे लग रहे हैं। एक मिनट आप पहले हमें बताओ कि कियारा दी और भाइयों यहाँ क्या कर रहे हैं? ईशा की बात सुन तुलसी जी ईशा के पास आए। फिर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, गुड़िया आप हमारे साथ चलो, हमें आपको किसी से मिलवाना है। हमने आपको बताया था कि हमारे घर कुछ गेस्ट आने वाले हैं। आप चलो, हम आपको उन सब से मिलवाते हैं। ईशा आहान के तरफ देखी तो आहान उसको जाने का इशारा किया। तुलसी जी ईशा को पूरी रंधावा फैमिली से मिलवाए। ईशा को सबके साथ अपनापन महसूस होता है। थोड़ी देर बाद ईशा सबके साथ घुल मिल गई। ईशा सबसे बातें करने लगी। उसको कियारा और अभी भी ज्वाइन कर ली। कियान एक नजर ईशा और अपनी पूरी फैमिली को देखा, फिर आहान के पास जाकर अपने सीरियस फेस के साथ बोला, आहान मुझे सब कुछ जानना है अभी। आहान जानता था कियान पूरी बात जाने बिना नहीं रहेगा। आहान कियान को अपने स्टडी रूम में आने का इशारा किया। उसके साथ अंश और देवांश भी चले गए। आहान का स्टडी रूम, कियान को ईशा के पास्ट के बारे में सब कुछ पता चल गया था। उसकी आंखें गुस्से में लाल हो गई। सच जानने के बाद वहां बिल्कुल सन्नाटा छाया था। कियान की आंखों में आंसू थे। वो सोच भी नहीं सकता था कि एक साथ 8 साल की बच्ची कैसे इतना कुछ सही होंगी। जिस लड़की को एक खरोच लगने पर सबकी जान निकल जाती थी, आज उस लड़की के शरीर पर न जाने कितने ही जख्म लगे हैं। ईशा की दर्द भरी कहानी सुन कियान की हालत ऐसी थी
उसका ये सोचकर बुरा हाल था कि उसकी लिटिल प्रिंसेस ने इतने साल तक दर्द कैसे सही होंगी। आहान अंश से एंजल को क्या हुआ था, वो थोड़ी देर पहले की सारी बातें भूल कैसे गई थी। अंश गहरी सांस लेकर बोला, डॉल अब जल्द ही ठीक हो जाएगी। उसके दिमाग में जो मेमोरी ब्लॉकेज था, जो कि ड्रग और इलेक्ट्रिक शॉक के कारण बना था, वो अब क्लियर हो गया है। लेकिन हमें ध्यान रखना होगा, उसको ज्यादा स्ट्रेस ना हो। ये भी हो सकता है मेमोरी वापस आने के बाद उसके बिहेवियर और एक्शन में चेंजेस आए। हम लोग को थोड़ा केयरफुल रहना होगा। अभी सब बात कर रहे थे, तभी आहान का फोन बजा। आहान के कॉल रिसीव करने पर उधर से वेदांत थोड़ा परेशानी भरे लहजे में बोला, भाई अभी आप कहाँ हो? मुझे आपसे केस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। आहान अपने एक्सप्रेशन लेस फेस के साथ, तुम कहाँ हो? वेदांत, भाई मैं अभी मेंशन आया हूँ। आहान, मेरे स्टडी रूम में आओ। वेदांत था बोला तो आहान कॉल कट कर दिया। कुछ देर बाद वेदांत आहान के स्टडी रूम में आ गया था। सब उसको ही सीरियस एक्सप्रेशन के साथ देख रहे थे। आहान, क्या बात करनी थी तुम्हें? वेदांत गहरी सांस लेकर बोला, भाई क्या आपको ये पता था कि अधीर माहेश्वरी का बिजनेसमैन के अलावा कई और पहचान थी, जो कि काफी हाई प्रोफाइल है? अंश वेदांत से, तुम कहना क्या चाहते हो, पूरी बात बताओ। वेदांत सीरियस फेस के साथ बोला, हमारे टीम के इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हमें पता चला है, अधीर माहेश्वरी आज से 11 साल पहले मिलिट्री के हाई रैंकिंग स्पेशल ऑफिसर थे। उन्होंने देश को इकोनॉमिकली भी काफी सपोर्ट किया है। उनके बाद मिलिट्री के साथ इंडियन गवर्नमेंट भी मानती थी। साथ में उसकी खुद की एक ऑर्गेनाइजेशन थी। साथ में एक स्पेशल आर्मी जिससे पूरा अंडरवर्ल्ड कपता था। आज भी उसके नाम से लोग डरते हैं। उसका नाम ब्लैक ईगल है। अधीर माहेश्वरी को किंग ऑफ ब्लैक ईगल कहा जाता है। उनके मारने के बाद भी ब्लैक ईगल के लोग अपने किंग के लिए काम करते थे, लेकिन कुछ साल पहले कोई ऐसा आया जिसने ब्लैक ईगल के काफी लोगों को मार दिया था। हालात ऐसे हो गए कि ब्लैक ईगल के कमांडर ने ब्लैक ईगल आर्मी को अपनी पहचान छुपाने का ऑर्डर दिया। अब ब्लैक ईगल आर्मी अपने कमांडर का ऑर्डर मानते हैं। आज भी वो लोग अपने किंग का इंतजार कर रहे हैं। ब्लैक आर्मी कमांडर भी ईशानी माहेश्वरी को आज तक ढूंढ रही थी। ब्लैक ईगल का नाम सुन आहान, कियान, अंश और देवांश सब हैरान हो गए। कौन नहीं जानता है ब्लैक ईगल को? आज से 12 साल पहले ब्लैक ईगल ने न सिर्फ इंडिया में बिलेकी और भी बहुत से कंट्री में इनलीगल काम जैसे नकली मेडिसिन, ड्रग, लड़कियों की तस्करी जैसे ना जाने कितने काम को बंद करवाया था। आहान अपने सीरियस फेस के साथ, अगर इंडियन गवर्नमेंट अधीर माहेश्वरी के सपोर्ट में थी तो उनकी मौत का केस इतनी आसानी से कैसे क्लोज हो गया? और ब्लैक आर्मी को कैसे पता है कि एंजल जिंदा है? वेदांत, हमें पता चला है, अधीर माहेश्वरी जैसे जैसे अपनी पहचान बनाने लगे, उनके बहुत दुश्मन बनने लगे। उनके एक्सीडेंट से तुरंत बाद कोई ऐसा पावरफुल इंसान आया जिसने पूरी गवर्नमेंट को अपने अंडर कर लिया। एक और बात पता चली है, उस समय कार खाई में गिरने के कारण हमें अंतरा और अधीर माहेश्वरी की बॉडी बहुत ही बुरी हालत में मिली थी। उनके फेस तक पहचान पाना मुश्किल था। किसी को कोई शक ना हो इसलिए महेश माहेश्वरी ने जल्दी से उनका अंतिम संस्कार कर दिया। कियान गुस्से में बोला, जब एक्सीडेंट का हमें पता चला था तभी हम इंडिया के लिए निकल गए थे, लेकिन हमारे आने के पहले यहाँ सब कुछ खत्म हो चुका था। हमें ये बोला गया कि बॉडी की हालत अच्छी नहीं थी। आहान सबकी बातें ध्यान से सुन रहा था। फिर वह वेदांत से पूछा, और कोई बात पता चली है? वो लोग एंजल को क्यों जिंदा रखे थे? उनको एंजल से क्या काम था? 1 साल पहले उसकी जान कैसे बची थी? वेदांत, भाई महेश माहेश्वरी सिर्फ एक मोहरा है, उसके जैसी ना जाने कितने ही मोहरे हैं, लेकिन असली मास्टरमाइंड का अभी तक पता नहीं चला है। लेकिन अभी अगर एक इंसान है जो कि हमें हमारे सवालों का जवाब दे सकता है। देवांश, कौन है वो? वेदांत, शेखर प्रताप, अधीर माहेश्वरी का असिस्टेंट और उनका बेस्ट फ्रेंड है। जब से अधीर माहेश्वरी का एक्सीडेंट हुआ है तब से इनको नहीं देखा गया है। शेखर प्रताप और उनके बेटा का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है। अंश हैरान होकर आहान से बोला, आहान कहीं डॉल को उन केमिकल के लिए जिंदा तो नहीं रखा गया है जो कि उनके बॉडी में है? अंश की बात सुन वेदांत बोला, कैसा केमिकल? तो अंश सबको सब कुछ बता दिया। अंश की बात सुन सबका दिमाग जैसे काम करना ही बंद कर दिया। कियान गुस्से में अपने सिर पर हाथ रखते हुए बोला, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है ये सब हो क्या रहा है, लेकिन कुछ भी हो इस बार मैं अपनी लिटिल प्रिंसेस को कुछ नहीं होने दूंगा। सबकी बात सुन आहान वेदांत से बोला, और डीप इन्वेस्टिगेशन कोई है जो गेम खेल रहा है? फिर मिस्ट्रियस वे में स्माइल करते हुए बोला, वो जो कोई भी है उसे हमारे बारे में सब कुछ पता है। हमें उतना ही पता चला है जितना वह चाहता है कि हम जाने।
आहान कियान से, कियान तुम अधीर माहेश्वरी के जन्म से लेकर उनकी मौत तक की सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाओ। वो कहाँ गए, उनके दोस्त कौन थे, दुश्मन कौन थे, हो सके तो माहेश्वरी खानदान की पूरी हिस्ट्री पता करो। ऐसा लगता है ये कोई आज की दुश्मनी नहीं है, बहुत पुरानी है। ऐसे ही आहान सबको कुछ इंस्ट्रक्शन दिया। वेदांत आहान से बोला, भाई एक और बात है जो कि काफी मिस्ट्रियस है। 1 साल पहले ईशा को ब्लैक ईगल के कमांडर और उनके साथ मिलकर कुछ लोगों ने बचाया था। आहान कुछ सोचने लगा, फिर थोड़ी देर बाद सब स्टडी रूम से बाहर निकल गए। आहान, अंश, कियान और देवांश वापस हॉल में आ गए। हॉल का माहौल खुशनुमा था। रंधावा फैमिली को आहान और ईशा के शादी का पता चल गया था और इससे उनको कोई परेशानी नहीं थी क्योंकि वो सब जानते थे आहान के लिए ईशा क्या है। आहान, कियान, अंश और देवांश भी सबको ज्वाइन कर लिए। वेदांत कपड़े चेंज कर जैसे ही हॉल में आया वो किसी लड़की से टकरा गया। वो लड़की गिरती उससे पहले वेदांत उसको कमर से पकड़ लिया। फेस पर बाल होने के कारण वेदांत लड़की का फेस देख नहीं पाया। वेदांत उस लड़की को अच्छे से खड़ा करता है। जैसे ही खड़ा करने के बाद दोनों की नजर एक दूसरे पर पड़ी। वेदांत की आंखों में गुस्सा दिखने लगा। वही जो लड़की वेदांत से टकराई वो कियारा थी। उसके फेस पर डर दिखने लगा। वेदांत गुस्से में, यू लायर गर्ल, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा बोल कियारा को पकड़ने लगा। वही कियारा डर के मारे वेदांत से भागने लगी। पूरे हॉल में दोनों एक दूसरे के पीछे भागने लगे। पूरी फैमिली उन लोग को देखने लगी। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि यहाँ हो क्या रहा है। उन दोनों को भागता देख ईशा अभी से बोली, क्या वेद भाई और कियुदी पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं? लेकिन ये तो गलत बात है, हमें बिना बताए दोनों शुरू हो गए। एक्साइटेड होकर अभी से बोली, अभी चलो हम भी खेलते हैं। फिर क्या था, ईशा और अभी भी पूरे हॉल में भागने लगे। कियारा के पीछे वेदांत, वेदांत के पीछे ईशा, ईशा के पीछे अभी भागने लगी। आयु और विक्की दोनों को भागता देख जोर जोर से हंसने लगे। किसी को समझ नहीं आया आखिर यहाँ हो क्या रहा है। आहान गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, अगर तुम चारों अभी के अभी रुके नहीं तो तुम सबको सजा मिलेगी। आहान की आवाज सुन चारों रुककर अपनी जगह पर बैठ गए। कियारा अभी और ईशा के बीच जाकर बैठ गई। वही वेदांत अंश के पास बैठा गुस्से में कियारा को ही घूर रहा था। आहान वेदांत से पूछा, तुम कियारा के पीछे ऐसे क्यों भाग रहे थे? क्या किया है उसने, पूरी बात बताओ। वेदांत गुस्से में बोला, भाई आप इस ड्रामेबाज लड़की से पूछो कि इसने क्या किया है मेरे साथ बोल कियारा को घूरने लगा। वही कियारा जब वेदांत की बात सुनी तो पहले वो थोड़ा डरी, फिर अपना मुंह दबाकर हंसने लगी। कियारा को हंसता देख वेदांत फिर से चिढ़ते हुए आहान से बोला, भाई आपने देख ये पागल लड़की हंस रही है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं बोल उठने लगा तो अंश उसको पकड़ लिया। वेदांत का रिएक्शन देख कियान कियारा से बोला, कियू बताओ वेदांत क्या बोल रहा है, मुझे सारी बात जाननी है। कियारा बोली, भाई आपको याद है 6 मंथ पहले न्यूयॉर्क के कॉलेज में एक ड्रामा होने वाला था और उसकी लीड एक्टर मैं थी। कियान हाँ में सिर हिलाया। कियारा बोलना स्टार्ट की। फ्लैशबैक, कियारा और उसके कुछ दोस्त कॉलेज के पास बने कैफे में बैठे कुछ बात कर रहे थे। तभी जेनी कियारा से बोली, कियू ड्रामा कल होने वाला है और तुम अभी तक अपना रिहर्सल पूरा नहीं की हो, कल क्या करोगी? कियारा कॉफी पीते हुए बोली, जस्ट कम डाउन जेनी, इसमें कौन सी बड़ी बात है, चलो अभी कर लेते हैं। जेनी, लेकिन रोबिट नहीं आया है, तुम किसके साथ और कहाँ रिहर्सल करोगी, कॉलेज भी बंद हो गया है। कियारा बोली, चलो आज मैं तुम लोग को एक लाइव शो दिखती हूँ। बोल अपने आसपास देखने लगी। कियारा ने इस समय जीन्स और टी शर्ट पहनी थी। वो अपने बैग से एक दुपट्टा निकालकर अपने पेट में लगा ली। अब तो 6 महीने की प्रेग्नेंट लगने लगी। कियारा के सब दोस्त उसको अजीब नजरों से देखने लगे। कियारा अपना एक आंख विंक कर अपने शीट से खड़ी हो गई। वेदांत जो कि अपने किसी मीटिंग के लिए वहां आया था, वो अपने क्लाइंट के साथ मीटिंग कर वहां से जा रहा था। तभी कियारा वेदांत के सामने आकर रोते हुए बोलना स्टार्ट करती है, स्वामी आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? इसमें मेरी और मेरे बच्चे की क्या गलती है जो कि आप हमें इस हालत में छोड़ रहे हो? बोल गला फाड़ कर रोने लगी। वहां खड़े सभी लोग वेदांत को अजीब नजरों से देखने लगे। कियारा के दोस्त अपना मुंह दबाकर हंसने लगे। वही वेदांत तो बस शौक होकर कियारा को देखने लगा। वेदांत खुद को संभाल कर कियारा से बोला, देखिए आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैं आपको नहीं जानता हूं, आप मुझे कोई और समझ रही है। कियारा वेदांत की बात सुन और जोर जोर से रोते हुए वेदांत के पास खड़े आदमी से बोली, देख रहे हैं भाई साहब, हमारे स्वामी अपनी वाइफ और बच्चे को पहचाने से मना कर रहे हैं। अब मेरे बंटी और बबली का क्या होगा?
मैं दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगी, मैं तो लूट गई, बर्बाद हो गई, बोल अपने सीने पर हाथ मार रोने लगी। उसको देख कोई नहीं बोल सकता था कि वो एक्टिंग कर रही है। वेदांत को अब गुस्सा आने लगा था। देवांत गुस्से में कियारा का हाथ पकड़ बोला, तुम जो कोई भी हो अपना ये ड्रामा बंद करो क्योंकि मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। कियारा रोते हुए उदास होकर बोली, क्या आपको हम और हमारे बच्चे ड्रामा लग रहे हैं स्वामी? हमारी शादी हुई है, मैंने आपको पूरे दिल और आत्मा से स्वामी माना है। आपको ये सब ड्रामा लग रहा है। फिर अपने आंसू पोंछते हुए बोली, अब आप हमें कैसे जानेंगे, आपको तो कोई और मिल गई है। फिर अपने पेट पर हाथ रख रोते हुए बोली, बंटी बाबली बच्चे हमें माफ कर देना। आपके पापा अब हमसे प्यार नहीं करते हैं। अब हमारा इस दुनिया में कोई सहारा नहीं है। अब आप ही हमारी दुनिया है, हमारे प्यार की निशानी। वेदांत कियारा को अजीब नजरों देख रहा था। वहां खड़े लोगों के आंखों में आंसू आ गए। कियारा की बात और उसकी हालत देखकर वेदांत को समझ आ गया था कि यह लड़की सिर्फ ड्रामा कर रही है। वेदांत के पास खड़ा आदमी गुस्से से बोला, मिस्टर अग्निवंशी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं था। आप किसी दूसरी औरत के लिए अपने बीवी और बच्चों को छोड़ रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। ऐसे ही वहां खड़े लोग वेदांत को बोलने लगे। वेदांत गुस्से से अपने बालों को हाथों में भर जोर से चिल्लाकर बोला, बकवास बंद करो सब अपनी। फिर कियारा से गुस्से में बोला, अभी के अभी अपना ये ड्रामा बंद करो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूं? कियारा देख सकती थी वेदांत गुस्से में पागल होने वाला है, इसलिए वो चक्कर आने का नाटक करते हुए बोली, स्वामी आप अपनी अर्धांगानी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? आपने मेरा विश्वास को चकनाचूर कर दिया। बोल रोते हुए सुबकाने लगी। एक औरत कियारा को पकड़कर एक चेयर पर बैठा दी। वहां खड़े सभी लोग वेदांत को कोसने लगे। बात हाथ से निकलता देख कियारा अपने दोस्तों के साथ वहां से निकल गई। थोड़ी देर में वहां पुलिस आ गई। वेदांत को कोई बोलने दिया ही नहीं। पुलिस वेदांत को अपने साथ ले जाने लगी, तभी वहां विशाल और विनय आ गए। वो लोग वहां का मामला खत्म कर वेदांत को अपने साथ ले गए। फ्लैशबैक एंड कियारा की बात सुन सब कभी कियारा को देखते, फिर वेदांत को देख जोर जोर से हंसने लगे। अंश तो वेदांत का बहुत मजाक उड़ाया। वेदांत खा जाने वाली नजरों से कियारा को घूर रहा था। ईशा और अभी के पेट में हंसते हुए दर्द होने लगा। अभी खुद को कंट्रोल कर बोली, दी आप कितने ओएसएम हो, मुझे भी आपसे प्रैंक करने की ट्रेनिंग लेनी है। ईशा बोली, हाँ दी मुझे भी लेनी है। कियारा एक्साइटेड होते हुए बोली, ये तो कुछ नहीं है, मैं इससे भी अच्छी एक्टिंग करती हूँ। कियारा की बात सुन मिशा जी और सीता जी उसको डांट लगाए पड़ी। ऐसे ही सबने अपना डिनर कंप्लीट किया। डिनर खत्म होने के बाद रंधावा फैमिली अपने घर के लिए निकल गई। उनका मन ईशा के साथ टाइम स्पेंड करने का था, लेकिन वो लोग जानते थे ईशा को कुछ याद नहीं था, इसलिए जाना ही सबको ठीक लगा। कियारा कल कॉलेज में मिलने का बोल ईशा और अभी को बाय बोल चली गई। एक अंधेरे कमरे में 4 लोग बैठे थे। उसके फेस के एक्सप्रेशन बहुत खराब थे। उसमें से एक महेश माहेश्वरी और दूसरा माधव रावत था। और 2 के बारे में आगे पता चलेगा। पहला आदमी परेशानी भरे लहजे में महेश से पूछा, महेश का उस लड़की का कुछ पता चला? तुम्हें पता है ना वो लड़की बॉस के लिए कितनी जरूरी है? महेश गुस्से में, नहीं अभी तक वो नहीं मिली है, पता नहीं वो लड़की कहाँ चली गई। पहला आदमी, तुम्हें पता है ना अगर बॉस को पता चला तो हम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। फिर माधव से बोला, क्या तुमने माल को डिलीवर कर दिया है अपने पते पर? माधव घबराते हुए बोला, हमारे बेस को किसी ने बर्बाद कर दिया है। उसमें ही नया ड्रग जो बॉस के ऑर्डर पर आया था वो भी उसमें खराब हो गया। महेश चिल्लाते हुए, ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें पता है ना वह माल 500 करोड़ का था। फिर अपने माथे पर से पसीना साफ करते हुए बोला, अगर बॉस को पता चला तो पता नहीं क्या होगा। सबकी की बात चौथा आदमी बोला, तुम लोग को क्या लगता है तुम लोग कुछ भी बॉस की नजरों से छिपा सकते हैं? फिर महेश को देखकर बोला, बॉस को बहुत पहले ही पता चल चुका था। वो लड़की तुम्हारे कैद से भाग गई है। अब तक तो बॉस उसका पता भी लगा चुके होंगे। फिर माधव से बोला, माल बर्बाद होने का पता भी उन्हें चल चुका है। मुझे तो लगता है बहुत जल्द मीटिंग होगी। कहीं ऐसा ना हो बॉस माइकल को इंडिया भेज दे। तुम्हें पता है ना पिछली बार जब वो आया था तो क्या हुआ था? अपने साथी की बात सुन तीनों के फेस पर डर दिखने लगा। नेक्स्ट डे कॉलेज आज आहान, अवी और ईशा को साथ में कॉलेज छोड़ने आया था। आयु और विक्की कुछ काम से लेट होने वाले थे, इसलिए आहान अवी को भी ईशा के साथ कॉलेज ड्रॉप कर दिया। ईशा और अवी बात करते हुए अंदर जा रहे थे। गेट पर ही उन्हें आरोही, कियारा और निशा मिल गई। सभी साथ में अंदर जाने लगे।
अभी निशा से, तुम्हें तो सॉन्ग रिकॉर्डिंग के लिए जान था ना। निशा, सॉन्ग रिकॉर्डिंग कल होगा, आज हमारा इम्पोर्टेंट क्लास है, इसलिए आज कॉलेज आना पड़ा। निशा की बात सुन अभी हाँ में सिर हिला दी। निशा और कियारा जा रही थी तभी उनकी क्लास की कुछ लड़कियां आकर उन दोनों से कुछ बोली। उनकी बात सुन निशा और कियारा उन्हीं के साथ चली गई। ईशा, अभी और आरोही बातें करते हुए अपनी क्लास की ओर जाने लगे। तभी उन्हें सामने कुछ लड़कों का एक ग्रुप मने रोक लिया। उनके साथ कुछ और भी स्टूडेंट को पहले से ही रोके हुए थे। उन लड़के की नजर जिसे ही अभी, ईशा और आरोही पर गई, वो लोग तीनों को ऊपर से नीचे तक ताड़ने लगे। ये ग्रुप इस कॉलेज का एक बदनाम ग्रुप है, जो कि न्यू स्टूडेंट का रैगिंग करते हैं। ये लड़के अमीर बाप के बेटे हैं। उसमें से एक लड़का गंदे तरह से उन तीनों को देखने लगा, वैसे ही बाकी भी देख रहे थे। उनके इस तरह से देखने पर आरोही थोड़ा डरने लगी, वही अभी उन्हें गुस्से में घूरने लगी। ईशा अपने एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ उन्हें देख रही थी। इस ग्रुप का लीडर जिसका नाम गौरव है, वो ईशा को देखा तो उसको ही कुछ देर देखता रहा। फिर वो बोला, तुम लोग 1 ईयर के हो? तो तीनों हाँ में सिर हिला दी। गौरव हंसते हुए बोला, तुम लोग को ये तो पता होगा अपने सीनियर को अपना इंट्रोडक्शन कैसे देना चाहिए। अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, तुम लोग अब इंट्रोडक्शन हमारी तरह से दोगे। गौरव की बात सुन जूनियर डरने लगे। गौरव आरोही से बोला, चलो तुम डांस करके दिखाओ। फिर एक और जूनियर को पकड़कर बोला, इसके साथ कपल डांस करो। फिर वह अभी से बोला, तुम्हें इस लड़के को किस करना है, वह भी लिप पर। गौरव की बात सुन अभी और ईशा को गुस्सा आने लगा। वो दोनों कुछ करती उससे पहले उनके आगे आयु और विक्की आकर खड़े हो गए। आयु और विक्की को अपने सामने देख गौरव गुस्से में बोला, देखो मैं तुम लोग के रास्ते में नहीं आता हूँ, तो तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम लोग भी हमारे रास्ते में ना आओ। आयु अपने गुस्से को कंट्रोल कर बोला, लास्ट बार बोल रहा हूँ, जूनियर को परेशान करना बंद करो, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। आयु और विक्की उन दोनों को वार्निंग देकर ईशा, आरोही और ईशा को लेकर वहां से उनके क्लास के तरफ चले गए। उनको जाता देख गौरव अपने दांत पीसते हुए बोला, हमारे रास्ते में आकर तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया। फिर वो भी अपने दोस्तों के साथ वहां से चला गया। वही थोड़ी दूर में मालिशा एक लड़की के साथ खड़ा होकर ये सब देख रही थी। मालिशा अपने पास खड़ी उस लड़की से बोली, मैंने आपको बताया था ना, यह वही लड़की है जो अपने खूबसूरती के जाल में आयु और विक्की दोनों को फंसा रही है। अभी आपने भी देखा कैसे दोनों उसको प्रोटेक्ट करने के लिए चले आए। मालिशा की बात सुन वो लड़की गुस्से में बोली, इसकी हिम्मत कैसे हुए मेरे विक्की पर नजर डालने की, इसको मैं छोड़ूंगी नहीं। फिर मालिशा से बोली, मुझे इसकी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। फिर अजीब तरह से हंसते हुए बोली, इसे भी पता चलना चाहिए कि मेघा की चीजों पर नजर डालने वालों का अंजाम क्या होता है। फिर दोनों वहां से चली गई। क्लास में ईशा, अभी, आरोही आकर बैठ गई। उसके कुछ देर बाद टीचर आ गए और क्लास शुरू हो गया। मालिशा जो कि ईशा के 2 टेबल पीछे अपने दोस्तों के साथ बैठी थी, वो अपने मन में ईशा को देख हंसते हुए बोली, अब तुम देखना तुम्हारा क्या होता है, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है। ऐसे ही क्लास खत्म हो गया। क्लास खत्म होने के बाद तीनों कैंटीन में चले गए। आज ईशा बहुत कम बोल रही थी, वो अपने में ही कुछ खोई हुई थी। कैंटीन में लंच का ऑर्डर देकर अभी और आरोही बात करने लगी, वही ईशा अपने फोन में कुछ करने लगी। वहां मेघा अपने दोस्तों के साथ बैठी थी तभी उसकी नजर ईशा पर गई। ईशा को देख मेघा को जलन होने लगी। ईशा की खूबसूरती देख उसको और भी ज्यादा ईशा से नफरत होने लगी। ईशा अपने फोन में बिजी थी तभी वहां कियारा, आयु, विक्की और उसके ग्रुप आकर वहां उसके साथ बैठ गए। ईशा को चुप देख आयु ईशा का सिर सहलाते हुए बोला, फेरी क्या हुआ, तुम इतनी सैड क्यों हो, सुबह से तुम बहुत चुप हो। आयु की बात सुन ईशा स्माइल करते हुए बोली, नहीं भाई हम बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ा सा बोर हो रहे हैं। ईशा की बात सुन अभी बोली, क्यूटी बोल तो तुम सही रही हो, बोर तो हम हो रहे हैं, क्यों ना आज हम कहीं घूमने चले। अभी की बात सुन कियारा एक्साइटेड होकर बोली, हाँ क्यों ना आज कॉलेज खत्म होने के बाद हम पास वाले मॉल में चले। कियारा की बात सबको सही लगी इसलिए सबने जाने का प्लान बना लिया। ईशा आहान को कॉल कर इन्फॉर्म कर दी, कियारा भी अपने घर पर इन्फॉर्म कर दी। ऐसे ही लंच कर सब अपने क्लास में चले गए। ऐसे ही कॉलेज खत्म होने के बाद मॉल के लिए निकल गए। वही दूसरी तरह एक गुफा जो कि पहाड़ के बीच बना था, बाहर से कोई नहीं बता सकता था कि वहां रहने की कोई जगह भी है। पहाड़ के चारों तरफ जंगल और झरना बह रहे थे। वो जगह दिखने में किसी जन्नत से कम नहीं था। उस गुफा के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत रहने की जगह बना था। उसके अंदर कुछ गार्ड्स भी थे।
वही एक रूम में एक औरत अपने सामने लेटे आदमी को देख रही थी, जो भी हॉस्पिटल बेड पर मशीनों के बीच था। उस औरत की आंखों में आंसू था। वो औरत उस आदमी का हाथ पकड़ बोली, आप कब जाओगे? अब उठ भी जाओ, मुझसे अब और इंतजार नहीं होता, मैं अब और ये सब नहीं संभाल सकती हूँ। बोल रोने लगी। बेड पर लेटा आदमी दिखने में बहुत ही हैंडसम था, उम्र करीब 50 साल होगा, लेकिन वो दिखने में 40 साल का ही लग रहा था। वो औरत बात कर रही थी, तभी वहां पर एक आदमी आया। आदमी बोला, माम हमें पता चला है, वो अपने खास आदमी को इंडिया भेज रहा है। वो लिटिल बॉस को फिर से अपनी कैद में लेना चाहता है। उस आदमी की बात सुन औरत बोली, शेखर भैया, मैंने आपको कितनी बार बोला है, आप हमें मैम बोलना बंद कीजिए। शेखर अपना सिर हिलाते हुए बोला, भाभी अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें अपने आर्मी को फिर से बुलाना होगा? औरत अपनी जगह से खड़ा होकर बोली, भैया आप जानते हैं वो लोग हमारी एंजल को क्यों ढूंढ रहे हैं? शेखर, हाँ, वो माहेश्वरी खानदान के वारिस को मिटाना चाहता है और साथ में उसको वो चीज भी चाहिए जिसके लिए उसने आप लोगों को मरना चाहा, क्योंकि उसको जो चाहिए वो सिर्फ हमारे पास ही है। औरत हंसते हुए बोली, आप सही वो रहे हो, लेकिन बात इतनी भी सिंपल नहीं है, असली बात आपको बहुत जल्द पता चलेगी। थोड़ी देर बाद शेखर परेशान होकर बोला, भाभी एक प्रॉब्लम हो गई है, किसी ने डार्क वेव पर ब्लैक ईगल किंग के अकाउंट को हैक कर एक मैसेज किया है। मैसेज है, द किंग ऑफ ब्लैक ईगल इज बैक, नाउ द गेम इज बिगिन। मैसेज सुनते ही उस औरत के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। वो खुश होकर बोली, भैया हमारी एंजल वापस आ गई, अब जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर उस आदमी के पास आकर खुश होकर बोली, अधू हमारी एंजल को सब याद आ रहा है, लेकिन अब उसे तुम्हारी जरूरत होगी, प्लीज जल्दी उठ जाओ, वो सब कुछ संभाल नहीं पाएगी। उस औरत के फेस पर एक स्माइल और आंखों ने नमी थी। शेखर जैसे ही उस औरत की बात समझा, उसके फेस पर भी एक स्माइल आ गई। शेखर बोला, मैं कमांडर को मुंबई जाने को बोल देता हूँ, क्योंकि उन्हें जरूरत पड़ेगी उनकी। तो वह औरत भी हाँ में सिर हिला दी, कुछ इंस्ट्रक्शन दी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।